हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस रीड में सेट नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर रखा था। सेकंड सेट के फिर 25 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए थे। जियोग्राफी का ये सेकंड सेट का सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कुल 25 क्वेश्चन, जो कि पिछले पार्ट में 25 क्वेश्चन हमने कर रखे थे। 25 क्वेश्चन और बचे हुए थे, उनको आज हम देखने का प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। जिन लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों को लगता है कि कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछ रखा है उनके जवाब आप दे सकते हैं, तो आप कंफर्टेबल तरीके से दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। नीचे उनके रिप्लाई आप दे सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने पूछा था कि सबसे ज़्यादा कॉटन उत्पादन में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को कुछ लोगों ने लगा रखा था। महाराष्ट्र नहीं, गुजरात है। सबसे ज़्यादा गुजरात उत्पादन करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम सिर्फ देखते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए आज का 26 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपरिष्कृत जैव पदार्थ के ह्यूमस में विघटन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करती है? बताइए। ए दिया हुआ जल, बी दिया कार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, और 3 दिया हुआ है नाइट्रोजन, 4 दिया मीथेन। तो आपको बताना है जब सूक्ष्म जीव अपरिष्कृत जैव पदार्थों का मतलब विघटन करते हैं, ह्यूमस में विघटन करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें रिलीज होती हैं उससे, उसके अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो उम्मीद है सभी लोगों को ये आंसर पता होगा। अगर आप इसमें मीथेन लगाएंगे तो गलत है, क्योंकि मीथेन होता ही नहीं। मीथेन सड़ने गलने से होता है। ये क्या करते हैं, जटिल प्रक्रिया, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है, मीथेन रिलीज नहीं होता है, इसलिए ये तो कैंसिल। नाइट्रोजन भी रिलीज नहीं होता इसमें, तो ये भी कैंसिल। बचा हमारा 1 और 2, जिनमें भी 1 और 2 है वो सही है। बी हमारा सही आंसर यहाँ हो जाता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर इसको लगा लिया होगा और सभी लोगों का सही रहा होगा। आप अपने नीचे स्कोर भी शेयर कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया। इससे होगा क्या कि हर बार आपको प्रेशर होगा, इंटरनली प्रेशर होगा। आप कहीं ना कहीं कॉन्शियस रहेंगे हमेशा कि आपका इंप्रूवमेंट हो। और बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हों जो 50 में मतलब 45 तक सही मार लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। 50 में 45 सही करना बहुत, मतलब अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट हैं, उसको उनको इतना आसानी से सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, सवाना भूदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, आमतौर पर सवाना भूदृश्य की वनस्पतियों में ऊंची घास और छोटी ऊंचाई वाले बिखरे हुए पेड़ मिलते हैं। जबकि दूसरा पूछा हुआ है, अफ्रीका के पूर्वी पठार में सवाना में हौसा जनजाति निवास करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रिकी है। अगर कोई कहता है कि 50 में 45 कर ले रहा है तो ये क्वेश्चन करके दिखाएं। अगर आपको काफ़ी नॉलेज होगा तो आप इस सवाना के बारे में डिटेल जानते होंगे कि नॉर्मली सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ की भूदृश्य होती है जो वहाँ पे वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए तो पशुचारण यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और छोटे ऊंचाई वाले वृक्ष भी दूर दूर तक बिखरे हुए मिलते हैं, ये भी सही है। हमारा पहला कथन तो सही है। पूर्वी अफ्रीका के पठार में सवाना में हौसा जनजाति निवास करती है। जो हौसा दिया हुआ है ये यहाँ नहीं पाई जाती है, एक केन्या तंजानिया में पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? मसाई ट्राइब। मसाई ट्राइब पाई जाती है जो पशुचार मतलब पशुओं का पालन करती है, मसाई ट्राइब। वो सही हो जाता है। अगर यहाँ मसाई दिया हो तो सही हो जाता है। यहाँ पे दिया है हौसा। हौसा कहाँ के? केन्या तंजानिया की, इसलिए गलत है। तो हमारा सही आंसर केवल एक है, ये सही है। बताइए कितने लोगों ने इसको सही कर रखा था। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला दिया हुआ है यहाँ पे आपको पठार दिया हुआ और महाद्वीप दिए, आपको मिलाना है। कथन 1 दिया हुआ हाई वेल्ड, कह रहा है अफ्रीका में स्थित है। जबकि दूसरा दिया हुआ है देवसाई, यूरोप में। तीसरा दिया हुआ हार्डर विद और उत्तरी अमेरिका में दिया हुआ है। 4 दिया हुआ वेस्टर्न ओसनिया में, और 5 दिया है इंडियंस दक्षिण अमेरिका में। उम्मीद है सभी लोगों ने इसको लगा लिया होगा। अगर इंडियंस की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में एक पठार है, सही है हमारा। फिर अगर हम पहले कथन की बात करें हाई वेल्ड, ये अफ्रीका में स्थित है। हाई वेल्ड अफ्रीका में है तो बिल्कुल सही बात है, ये भी पठार है हाई वेल्ड और अफ्रीका में स्थित है। आप हो सके तो एटलस साइड में खोल लें, वहाँ पे देख सकते हैं। ये कहाँ पे? अफ्रीका में, हाई वेल्ड। लेकिन देसाई की बात करें तो देसाई कहाँ पे पड़ता है? देसाई आप देखेंगे तो दक्षिण भाग में कहाँ पे पाया जाता है? ये आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। पहले इसको देखिए, हाई हार्डर गर्विद हार्डगर विद, ये कहाँ पे मिलेगा? हार्डगर विद, ये एशिया में मिलेगा। तो हमारा ये एशिया रीजन है, ये एशिया के अंतर्गत आएगा। वहीं अगर हम देखें वेस्टर्न की, तो वेस्टर्न कहाँ मिलेगा? बताइए। वेस्टर्न ओशनिया में मिलेगा, तो बिल्कुल सही है। हमारा पहला, चौथा, पाँचवां सही है। वहीं इसकी बात करें, देसाई की बात करें तो कहाँ पे मिलेगा? ये दक्षिणी भाग में मिलता है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में। यहाँ पे अफ्रीका के नहीं मिलता है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ये मिलता है हाई बेल्ट। और देसाई की बात कर लें तो ये एशिया में है देसाई। और हार्डर बात की बात कर लें यहाँ पे इसको, ये यूरोप में मिलता है हार्डर। तो एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे, वो ये है
कि यहाँ पे अगर हम देसाई की बात कर लें तो देसाई कहाँ पे मिलता है? देसाई आपको एशिया में मिलेगा, एशिया में। वहीं हार्डगर बीद की बात कर लें तो ये यूरोप में मिलता है, यूरोप में मिलता है, यूरोप के में मिलता है। तो इसलिए तीसरा और दूसरा तीसरा गलत है, 1 4 5 सही है, हमारा ए सही है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगा। इसको ऐसे क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे कि इसमें अगला में पूछा गया, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए बताइए कि किसको डाला गया, किसको यूनेस्को की जो है अमूर्त मानवता की धरोहर में किसको डाला गया, मानव की सांस्कृतिक विरासत की सूची में डाला गया, ये पूछा गया आपसे। जैसे कि ये दिया हुआ है, पहला दिया हुआ कोलकाता में दुर्गा पूजा, दूसरा दिया हुआ कुंभ मेला, तीसरा दिया हुआ मणिपुर का संकीर्तन, चौथा दिया है कटियट्टम, पांचवा दिया है मूदी एट्टू। तो बताइए इनमें से कौन से को डाला गया है किसको, मानवता की सांस्कृतिक विरासत के सूची के अंतर्गत। ये यूनेस्को इसको जारी करता है। तो उम्मीद है सभी लोगों ने इसको लगा लिया होगा, सभी इसमें से जारी मतलब डाल दिए गए हैं किसमें, मानव की सांस्कृतिक विरासत सूची में सभी को डाल दिया गया था। हमारा डी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, ये पहले से सभी पड़े हुए हैं। अब यूनेस्को में टोटल हमारे वहाँ हेरिटेज कितने हैं आपको ये बताना है, और अभी तत्काल में किनको किनको डाला, जैसे कि धौलावीरा को डाला गया है, और किसको डाला गया है, कौन सा एक तेलंगाना का मंदिर है उसको डाला गया है कि नहीं डाला गया है, ये चीज़ें आपको बताना है। कितने टोटल हैं आपको यही बताना है बस। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला कथन दिया हुआ, मध्य अक्षांशों की अर्ध शुष्क भूमि निम्नलिखित फसलों में से किसकी खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती है। आपको अर्ध शुष्क भूमि के बारे में पूछा गया, अगर आपको पता हो तो आप आसानी से इसको लगा पाएंगे। यहाँ एक दिया हुआ गेहूँ, 2 दिया है जौ, 3 दिया है जई, 4 दिया है राई और 5 दिया है मकई मतलब कॉर्न। तो बताइए इनमें से किसकी खेती की जा सकती है अर्ध शुष्क भूमि में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिए होंगे, जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही बात है। ये सभी लगभग रबी की फसलें हैं। इसमें मक्का जो है ये रबी खरीफ सभी मौसम में की जा सकती हैं, तो इसको भी इसमें जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया डी, तो सभी यहाँ पे सही हैं। गेहूँ, जौ, जई और राई, साथ ही कॉर्न, ये सभी उत्पादन किए जाते हैं अर्ध शुष्क भूमि में। तो ये चीज़ सबको पता होगा। स्टेपी यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क भूमियों में स्टेपी जलवायु रहती है, स्टेपी जलवायु। और चरनोजल मिट्टी यहाँ पे मिलती है, जिसके लिए ये काफ़ी अनुकूल रहती है, और यहाँ ह्यूमस भी अच्छी खासी मात्रा में होती है, इसलिए उत्पादकता काफ़ी अच्छी खासी रहती है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं हम। बागवानी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ब्रिटिशों द्वारा कोको और कॉफ़ी जैसे बागवानी फसलों को रोपण शुरू किया गया था। दूसरा दिया हुआ है, बागवानी कृषि को प्राथमिक रूप से यूरोपीय लोगों द्वारा उपनिवेशों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुरू किया गया था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। पहले कथन में थोड़ा सा मिस्टेक है, पूरी बातें सही है, बस इतनी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ब्रिटिशों द्वारा नहीं किया गया था, ये फ्रेंच कंपनी द्वारा लाया गया था। तो बाकी सारी बातें सही हो जाएंगी। आप देखेंगे पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, जैसे कोकस आइसलैंड भी आप देखे होंगे, कोकस रीजन भी देखे होंगे, तो उस रीजन में क्या होता है, कोको और कॉफ़ी जैसे इन बागानों को उत्पादन करने के लिए फ्रांस ने शुरू किया था, फ्रांसीस कंपनी ने शुरू किया था, इसलिए हमारा पहला गलत हो जाता है। दूसरा देखें, बागानी कृषि को प्राथमिक रूप से यूरोपीय लोगों द्वारा उपनिवेशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुरू किया गया था बागवानी कृषि। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं है, वहाँ पे कुछ फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका ये लोग अवसर का लाभ उठाएं और अपने उपनिवेशिक क्षेत्रों में उत्पादन शुरू किए। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम प्रमुख खनिज है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, भारत में प्री कैम्ब्रियन और धारवाड़ काल के प्रदर चट्टानों में पाया जाता है क्या, यूरेनियम। दूसरा दिया हुआ है, यूरेनियम मोनोजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। जबकि तीसरा दिया हुआ है, यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मेघालय में पाया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम पहले कथन की बात करें तो यूरेनियम भारत के प्री कैम्ब्रियन, धारवाड़ की परतदार चट्टानों में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा देखें तो मोनोजाइट और इल्मेनाइट ये किसके हैं, ये थोरियम के हैं, न कि यूरेनियम के, इसलिए हमारा पहला गलत हो गया। आपसे पूछा जाए कि थोरियम कहाँ प्राप्त होता है, बताइए। आप थोरियम की बात करेंगे तो ये केरल के तटों पे मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है, सीधी सी बात करें तो वेस्टर्न घाट में, तो इसलिए हमारा दूसरा गलत हो गया, क्योंकि ये मोनोजाइट, इल्मेनाइट ये क्या है, थोरियम के हैं। तीसरे कथन की बात करें, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मेघालय रीजन में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही हो जाएगा हमारा आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। आपसे गंगा नदी की सहायक नदियाँ पूछा गया। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में बेतवा, केन, यमुना, गोमती और गंडक। तो बताना है आपको कौन सी इनमें से गंगा की सहायक नदियाँ हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम पहले कथन की बात करें, बेतवा, केन, ये दोनों किसकी सहायक नदियाँ हैं,
ये दोनों यमुना की हैं, सॉरी यहाँ पे मात्रा नहीं रहेगा, यमुना की हैं। तो यमुना की ये दोनों सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ पे देखेंगे यमुना, गोमती, गंडक, ये सभी गंगा की हैं। 3, 4, 5 सी हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, घाघरा पार हिमालय उद्गम वाली नदी है, मतलब हिमालय के पार से इसका उद्गम होता है, जैसे कि तिब्बत पठार के रीजन से। दूसरा दिया हुआ है, कुर्रम नदी सिंधु की बाईं ओर की एक सहायक नदी है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया बिल्कुल सही बात है। जो घाघरा नदी है ना, हिमालय पार नदी है ये, जैसे कि सिंधु है हिमालय पार नदी, ब्रह्मपुत्रा है, सतलज है, ये सब कौन सी नदियाँ हैं, हिमालय पार नदियाँ हैं। वैसे ही घाघरा भी हिमालय पार नदी है। ये बहुत पुरानी नदी है, हिमालय को मतलब क्या करती है, गौर्ज बना करके वहाँ से फिर निकलती है ये। तो यहाँ पे हमारा पहला तो सही है। दूसरा का बात करें दूसरे कथन की, तो मान लीजिए यहाँ से निकलती है कौन सी, सिंधु नदी। अगर यहाँ पे दिया सिंधु की बाईं ओर से, मतलब सिंधु इधर से आ रही है, अगर बाईं ओर से नदी देखेंगे तो उसके बाईं ओर से ये रीजन होगा इंडियन। तो भारतीय क्षेत्र की तरफ से ये निकलती है। कभी आपने पढ़ा है कुर्रम नदी, नहीं, ये उसकी दाईं तरफ की नदी है, बाईं तरफ की नहीं, इसलिए हमारा गलत है। अगर खुर्रम की ये सब नदियाँ उधर से किधर से निकलती हैं, दाईं तरफ से, लेफ्ट तरफ से नहीं, राइट तरफ से निकलती है, इसलिए हमारा दूसरा गलत हो जाता है। एक हमारा सही है। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इन नदियों को थोड़ा सा देख सकते हो सकता है नोट कर लें रेंज में, कौन दाईं तरफ से निकलती है, कौन बाईं तरफ से, गंगा की कौन बाईं तरफ की नदी है, कौन दाईं तरफ की नदी है। इससे होगा क्या, क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि भारत में दिया है, भारत में अल्पाइन वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, साल और सागौन शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं, जबकि दूसरा दिया हुआ है, उप अल्पाइन वन शंकुधारी चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों का मिश्रण होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे पहले कथन में, साल और सागौन शंकुधारी वनों के में पाए जाते हैं, तो क्या शंकुधारी में पाए जाते हैं, नहीं, ये पर्णपाती वन है। तो ये पर्णपाती वन है, इसलिए हमारा पहला गलत हो जाता है। साल सागौन क्या है, पर्णपाती वन है। वहीं दूसरे कथन की बात करें, उप अल्पाइन वन शंकुधारी चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों का सम्मिश्रण है। जो उप अल्पाइन रीजन होता है वन, ये जो है शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों का सम्मिश्रण। तो बिल्कुल सही बात है, दूसरा हमारा सही हो जाता है। तो जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही, अपने सही में काउंट कर सकते हैं इसको। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला कथन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, तटीय भागों में समानांतर उत्तर दक्षिण में फैली समताप रेखाएं प्रमाणित करती हैं कि तापमान तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। जबकि दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, मानसून के मौसम के दौरान भारत के उत्तरी भागों में एक शुष्क एवं आर्द्र वायु संयंत्रों के अचानक संपर्क में आने से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान उत्पन्न होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें दोनों कथन को सही माना है, बिल्कुल सही बात है। जब आप तटों से जाएंगे अंदर की तरफ तो क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। ये समताप रेखाएं जो है ये प्रमाणित करती हैं कि जब आप अंदर से मतलब तटों के किनारे से अंदर की तरफ जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। तटों पर आप महसूस करेंगे कि हमेशा तापमान लगभग एक समान होता है, समतापी प्रभाव देखने के लिए मिलता है वहाँ पर। तो इसलिए हमारा पहला कथन तो सही है, क्योंकि समताप रेखाएँ जस्ट क्या होती हैं, पोल की तरफ मुड़ने लगती हैं। तो अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो जब आप तट से अंदर की तरफ स्थल खंड की तरफ जाएंगे तापमान बढ़ने लगता है, तो कुछ इस तरीके से मिनांडर करने लगते हैं। क्यों पोल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उधर जाने पर तापमान कम होने लगता है, और जैसे जैसे इधर आएंगे तो तापमान ज़्यादा होने लगता है। मतलब स्थल खंड के पर जाएंगे तो तापमान ज़्यादा होने की वजह से पोल की तरफ रेखाएं घूमती हैं, और जब सागर में आएंगे तापमान कम होने की वजह से किधर घूमती हैं, इक्वेटर की तरफ घूमती हैं। तो ये अब जो रेखाएं समताप रेखाओं का प्रमाणित करती हैं कि तापमान स्थल खंड के अंदर की तरफ जाने पर बढ़ता है। वहीं दूसरे कथन की बात करें, मानसून के मौसम के दौरान भारत के उत्तरी भागों में शुष्क एवं आर्द्र समवर्तियाँ मिलती हैं। जब शुष्क हो और आर्द्र हवाएं जब दोनों मिलती हैं तो बहुत तेज क्या होता है, अचानक तूफान जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है, जिसको लू कहते हैं। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। जिन लोगों ने सी लगाया था, अगर आपने सी लगाया था तो आपका बिल्कुल सही है, आप सही में काउंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे मानसून के बारे में पूछा गया। कथन 1 दिया हुआ है, अरब सागर में उत्पन्न होने वाली मानसून हवाएं आमतौर पर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। दूसरा कथन दिया हुआ है, सागर में उत्पन्न मानसून की एक शाखा जो अरावली के किनारे से गुजरती है, आमतौर पर अरावली नदी के किनारे से गुजरती है, आमतौर पर इस क्षेत्र में भारी वर्षा करती है। तीसरा दिया हुआ, तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्ट छाया क्षेत्र में पड़ता है। बताइए इनमें से कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम पहले कथन की बात करें तो अरब सागर में उत्पन्न होने वाली मानसूनी हवाएं आमतौर पर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं।
ये 2 शाखाओं में नहीं विभक्त होती हैं, ये 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, इसलिए हमारा पहला कथन गलत हो जाता है। आप देखेंगे, मान लीजिए कि ये भारतीय प्लेट है, अब इधर से हवाएं आ रही हैं तो एक तो अरावली की तरफ निकल जाती हैं यहाँ से, और एक आती है शाखा एक इधर मतलब केरल के तट की तरफ, एक यहाँ समानांतर निकल जाती है। तो अब यहाँ से भी 3 शाखाएं विभाजित होती है, एक उत्तर पूर्व की तरफ निकल जाती है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो बंगाल की खाड़ी नहीं वेस्ट बंगाल की तरफ निकल जाती है, और एक इधर निकल जाती है। 3 शाखाओं में ये भी विभाजित हो जाती है, और यहाँ से भी 3 शाखाएँ होती हैं। तो हमारा जो पहला कथन यहाँ पे दिया हुआ है 2 शाखाओं में विभक्त होती है, ये गलत है। फिर दूसरे कथन की बात करें, अरब सागर में उत्पन्न मानसून की एक शाखा जो अरावली के किनारे, अरावली नदी के किनारे से गुजरती है, आमतौर पर इस क्षेत्र में भारी वर्षा करती है, बिल्कुल गलत है। पहली बात तो यहाँ भारी वर्षा होती नहीं है, कम वर्षा होती है, इसीलिए तो इसके जब अब कम वर्षा होने के रीजन ये भी हैं कि इसके समानांतर निकल जाती। मान लीजिए ये अरावली पर्वत है, अगर इधर से हवाएं आती तो टकरा के बारिश करती, लेकिन इसके समानांतर देखेंगे अब दिल्ली हरियाणा के रीजन में निकल जाती हैं, तो ज़्यादा बारिश नहीं होता। तो भारी बारिश जो कथन दिया ये भी गलत है। दूसरी यहाँ पे अरावली नदी दे दिया है, जो कि ये भी गलत है। यहाँ अरावली पहाड़ी होना चाहिए तो सही होता। तीसरे कथन की बात करें तो जो तीसरा कथन दिया हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्ट छाया क्षेत्र में पड़ता है, कौन सा? तमिलनाडु। तो बिल्कुल सही बात है, तमिलनाडु वृष्ट छाया क्षेत्र में पड़ता है। आप देखेंगे शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। लौटते हुए मानसून से मतलब उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होता है। चलिए अगला कथन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत तीय नदियों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में विशेषताओं को लेकर पूछा गया है कुछ क्वेश्चन। तो आप जब पढ़िएगा नदियों का उनका सीक्वेंस, तो आपको नदियों की विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हिमालय को विभाजन जब करते हैं तो नदियों के हिसाब से करते हैं, तो आप वो विशेषताएं पता करके रखेंगे, तो आपको पूछा जाए क्वेश्चन तो आप आसानी से कर पाएंगे। कौन सी नदियाँ कहाँ पे गार्ज बनाती हैं, कैनियन कहाँ बनाती हैं, ये सभी जानकारी होनी चाहिए। कौन सी 2 नदियाँ एक जगह मिलती हैं, किस जगह पर, उस जगहों को क्या कहते हैं, क्या वहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं उसको, 12 वर्षों में होता है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, कुंभ है, क्या वहाँ पे कुंभ कब लगता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला कथन इसमें दिया हुआ, चौड़ी और उथली घाटियाँ होती हैं प्रायद्वीपीय नदियों में। दूसरा दिया सुनिश्चित मार्ग से निकलती हैं। तीसरा दिया हुआ 12मासी जल प्रवाह होता है। और चौथा दिया विसर्पों की अनुपस्थिति होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रायद्वीपीय नदियाँ पहली बात तो मानसूनी होती हैं, यहाँ पे मानसून के दौरान ही इनको जल मिलता है, इसलिए 12मासी नहीं होती हैं, हमारा ये गलत हो गया। अब यहाँ पे पहले कथन की बात चौड़ी और उथली होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, चौड़ी और उथली होती हैं, गहरी नहीं होती हैं। ये सुनिश्चित मार्ग से बनती हैं, क्योंकि पथरीले मार्ग से गुजरती हैं, काफ़ी पुरानी हो गई हैं, प्रौढ़ावस्था में आ चुकी हैं, तो इनका मार्ग एक स्थिर हो चुका है, मिनांडर नहीं करती हैं यहाँ पे। और चौथा दिया विसर्पों की अनुपस्थिति होती है, बिल्कुल सही बात है, विसर्प कभी ही नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन सी नदी, बिहार की कोसी की मतलब कोसी नहीं, बिहार की एक नदी है चलिए छोड़िए, अब इसमें हो गया 2 3 4, 1 2 और 4, बी में दिया हुआ 1 2 और 4, बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कोसी नदी ही बोल दी हमने, तो क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक दिया हुआ है, भारत थोरियम के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, सबसे बड़े भंडारों में से एक है। दूसरा दिया थोरियम के क्षय की दर बहुत धीमी होती है। तीसरा दिया हुआ थोरियम के क्षय के दौरान उत्सर्जित विकिरण मानव के लिए अत्यंत खतरनाक पाए गए हैं। और चौथा दिया हुआ अर्थात डी दिया हुआ है, इसे परमाणु ईंधन के रूप में रूपांतरित करने के लिए प्लूटोनियम जैसे विखंडनीय सामग्री के साथ सम्मिश्रण करने की आवश्यकता होती है। तो बताइए थोरियम के संबंध में कौन सा सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जैसे कि हमने देखा था मोनोजाइट में से पाया जाता है केरल के तट पर से, तो थोरियम के भंडार के मामले में भारत मतलब बड़ा है, समृद्ध है, तो हमारा पहला कथन सही है। दूसरे में देखें थोरियम के क्षय की दर बहुत धीमी होती है, बिल्कुल सही बात है, यूरेनियम की तुलना में इसकी क्षय की दर काफ़ी धीमी होती है, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम ऊर्जा के साधन के रूप में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दर इसकी धीमी है। और ये दर धीमी होने के कारण इसकी दर को बढ़ाने के लिए हम प्लूटोनियम के जैसे विखंडनीय सामग्री के साथ सम्मिश्रण करके इसको क्या करते हैं हम ऊर्जा के ईंधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, हमारा डी भी सही है। अगर सी की बात करें तो यहाँ पे जो दिया वो अत्यंत खतरनाक नहीं होता है, इसीलिए तो काफ़ी सुरक्षित महसूस होता है, और इसके वजह से यूरेनियम जितने ज़्यादा खतरनाक प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलते हैं। हमारा सही आंसर यहाँ पे सी हो गया, क्योंकि गलत पूछा गया था, सी गलत है। आप लगाएंगे सी, अगर सी लगाया आपने तो आप पास सही है, सही में काउंट कर सकते हैं। चलिए अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकार कोपेन की पद्धति पर आधारित हैं, जबकि दूसरा दिया हुआ है, कोपेन की पद्धति के अनुसार बर्फीली जलवायु तब पाई जाती है जब सबसे गर्म माह का औसत तापमान 10 डिग्री से कम होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आपने इसमें ए
और बी 1 और 2 दोनों सही माना तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दोनों कथन सही है। भारत की जो जलवायु है कोपेन की पद्धति के आधार पर ही विभाजित की गई। काफ़ी जटिल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे इसको। जैसे कैपिटल लेटर में विभाजित किया गया, स्मॉल लेटर में विभाजित किया गया। अब दोनों चीज़ों को समझ पाएंगे तो आप इसको मर्ज करके आसानी से इसके आंसर निकाल पाते हैं। बहुत बार पूछ लिया था, जैसे कि बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। कोपेन की पद्धति के अनुसार अगर देखेंगे तो मतलब सबसे गर्म माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है, तो वो क्या होती है, बर्फीली जलवायु होती है, वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने सी लगाया था तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ, महानदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा दिया, गोदावरी नदी प्रणाली भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। जबकि तीसरा दिया, कोयना नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों को ये आंसर पता होगा, सभी लोगों ने सही लगा लिया होगा। अगर महानदी की बात करेंगे तो ये इसका सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र एमपी ना होकर के उड़ीसा है, उड़ीसा हो जाता है इसका सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र। तो हमारा पहला गलत हो जाता है, जो कि एमपी दिया हुआ। जबकि उड़ीसा की हम बात करेंगे तो अकेले 45% जल प्राप्त करता है। दूसरे कथन की बात करें, गोदावरी नदी प्रणाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, इसीलिए तो दक्षिण भारत की दक्षिण की गंगा कहते हैं इसको। और दक्षिण भारत की गंगा की बात करेंगे तो कावेरी हो जाएगा। तीसरे कथन की बात करें तो कोयना नदी है जो है कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। बताइए कोयना कावेरी की सहायक नदी है, बिल्कुल गलत बात है, कावेरी की नहीं है, ये कृष्णा की है। कृष्णा नदी की ये सहायक नदी है। तो हमारा तीसरा भी गलत है, इसमें सही पूछा गया था आपसे, तो हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आपने बी लगाया था तो बिल्कुल सही है, आपका बी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, ये उन उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। निम्नलिखित में से कौन से वन हैं। ए सदाबहार वन, बी अर्ध सदाबहार वन, सी आर्द्र पर्णपाती वन और डी दिया है बेलांचली या अनूप वन। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। मुझे सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ बेलांचली अनूप वन की बात करेंगे, ये वो रीजन हो जाएगा जहाँ पे क्या होता है, उथला जल होता है, जल में डूबे रहते हैं पौधे, उसको अनूप जल कहते हैं। हल्का हल्का बहता है, फ्लो भी हल्का हल्का धीमे दर से होती है, उसको अनूप जल कहते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर तो ये हुआ नहीं। फिर अगर सदाबहार वन की बात करें, यहाँ पे सदाबहार वन की बात करेंगे तो 250 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ बारिश होता है ना, 250 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ जिन क्षेत्रों में बारिश होता है उनको हम सदाबहार वन कहते हैं। वही अर्ध सदाबहार वन की बात करेंगे आप, तो यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक जिन क्षेत्रों में भी बारिश होता है उसको क्या कहते हैं, अर्ध सदाबहार वन। वो आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश जहाँ पे भी होता है उसको आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे पूछा गया 200 सेंटीमीटर और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, तो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे अर्ध सदाबहार वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अर्ध सदाबहार वन मतलब ये हो गया जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश, 200 सेमी से। वहीं सदाबहार वन की अगर बात की जाए तो क्या होगा, 250 सेमी से अधिक बारिश हो जाएगा। वहीं आर्द्र पर्णपाती वन की बात कर लें तो 100 से 200 सेमी तक लगभग बारिश अगर हो रहा है तो इसको कहेंगे आर्द्र पर्णपाती वन। अगर शुष्क पर्णपाती वन की बात कर लें तो क्या होगा, शुष्क पर्णपाती में हो जाएगा ये 75 सेमी से 100 सेमी के मध्य अगर बारिश हो रहा है तो इसको शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। डेजर्ट कब कहेंगे, जब 25 सेंटीमीटर से कम होता है, तो अगर बारिश होता है 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है तो उसको डेजर्ट हम घोषित कर देते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच हो रहा है बारिश तो क्या कहेंगे उसको, बताइए आप इसको बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। उस मतलब जलवायु क्षेत्र को कौन सा कहते हैं, वो डेजर्ट से ही संबंधित है जलवायु। चलिए निम्नलिखित पहाड़ी श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको दक्षिण से उत्तर क्रम में अरेंज करना है इन पहाड़ियों को, जैसे कि इलायची की पहाड़ी दिया, सतपुड़ा श्रेणी दिया, नीलगिरी दिया हुआ, अजंता की पहाड़ी दिया हुआ। ये काफ़ी इजी है, सभी लोग इसको आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे दक्षिण की बात किया गया सबसे पहले, तो इलायची पहाड़ी सबसे दक्षिण में हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर एक जिनमें भी पहले देखिए 3 जगह दिया हुआ है, यहाँ पे 3 जगह दिया हुआ है इलायची। अगर इलायची से थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो कौन सी पड़ेगी, बताइए। थोड़ी सी ऊंचाई पे जाएंगे तो नीलगिरी पड़ जाएगी। तो 1 और 3 जितने भी दिया हुआ है, 1 और 3 एक ही जगह दिया हुआ है, सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। अगर नीलगिरी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कौन सा पड़ेगा, सतपुड़ा पड़ेगा, अजंता पड़ेगा, बताइए अजंता पड़ेगा। फिर उसके बाद सतपुड़ा पड़ता है, तो हमारा सही आंसर सी हो गया, करेक्ट है। उम्मीद है सभी लोगों को पता होगा। आप एक काम कर सकते हैं, सभी की जो पीक होता है मतलब चोटियों का नाम लिख सकते हैं इनके नाम के साथ, ठीक, ये काम आपको कर सकते हैं। जैसे कि नीलगिरी में एक पिकनिक पॉइंट्स है, उसका नाम आप बता सकते हैं कि क्या नाम है उसका।
तो ये काम आप अगर कर सकते हैं तो करिए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक स्वतंत्रता पूर्व काल में बम्बई के सूती वस्त्र के उत्पादन में उभरने के लिए उत्तरदायी थे। जैसे कि महाराष्ट्र जो रीजन है उसको प्रारंभिक स्वतंत्रता पूर्व से मतलब 1947 से पहले सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में उभरने के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। यहाँ पे एक दिया हुआ है कपास उत्पादन के क्षेत्र के निकटता, दूसरा दिया पूंजी की उपलब्धता, तीसरा दिया प्रचुर श्रम, और चार दिया इंग्लैंड से आयात की सुविधा, जैसे कि मशीनों का आयात किया जा सके वहाँ से। तो उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इनमें सभी को माना है बिल्कुल सही है, सभी यहाँ कारक उत्तरदायी थे। जैसे कि गुजरात महाराष्ट्र में उत्पादन होता है कपास का, उसके निकट था। पूंजी की उपलब्धता, क्योंकि वो सारे रीजन, जैसे कि आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या किया था, 1 करोड़ का टारगेट रखा था कि पैसे कलेक्ट किए जाएं। तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र रीजन से सबसे ज़्यादा पैसे कलेक्ट हुए थे, तो गांधी जी काफ़ी उससे इम्प्रेस हुए थे। तो वहाँ से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे पूंजी की उपलब्धता काफ़ी अच्छी खासी थी, लोग समृद्ध ज़्यादा थे महाराष्ट्र रीजन में। प्रचुर श्रम आप देखेंगे पर महाराष्ट्र के जैसे पूर्वी रीजन में, तो वहाँ पे क्या है, कृषि करते हैं लोग और हमेशा सूखा पड़ता है, तो सस्ता श्रम भी वहाँ उपलब्ध था। इंग्लैंड से आयात की सुविधा, क्योंकि तट थे महाराष्ट्र में, कई सारे तट थे, मतलब तट नहीं बंदरगाह थे, जिसकी वजह से आयात आसानी से किया जा सके। तो हमारा सभी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसमें हमारा डी है, अगर आपने डी लगाया था तो बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। आप कभी भी जीएस पढ़िए या फिर बायोलॉजी पढ़िए, जियोग्राफी पढ़िए, एक दूसरे से कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आसान रहेगा, आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि आप इकॉनमी पढ़ रहे हैं तो किसी क्षेत्र का अगर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा खासा हुआ है, आप वहाँ नोटिस करिए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसको डेवलपमेंट में सहायता किए हैं। जैसे कि पंजाब की बात करेंगे तो आप पंजाब का देखेंगे, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी, हरित क्रांति वहाँ पर पहले आ गई थी, इसलिए पंजाब ज़्यादा समृद्ध है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, वो क्यों इतने समृद्ध है, तो तटों की वजह से समकारी प्रभाव है जलवायु का, ज़्यादा हार्श मतलब क्लाइमेट नहीं है, इसके उस उत्पादन ज़्यादा है, वहाँ पे व्यापार के अनुकूल स्थितियाँ हैं जिसकी वजह से वो समृद्ध हैं। वहीं अगर बात करेंगे बिहार क्यों इतना पिछड़ा हुआ है, तो बिहार में देखेंगे अशिक्षा, गरीबी और यहाँ तक कि करप्शन भी वहाँ मामले हैं, बहुत सारे मैटर हैं जो बिहार को गरीब बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स याद रख सकते हैं, समझ रख सकते हैं। वहीं अगर बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की, तो क्यों क्या कारण है जो तराई रीजन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने के लिए मिलता है जबकि दक्षिणी भारत में जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, तो आप उन फैक्टर्स पे भी फोकस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। जैसे कि इसमें दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया हो, पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसल के लिए उत्तरदायी होता है, उपयोगी होता है रबी की फसल के लिए। दूसरा दिया हुआ है ओस अमन बोरो दक्षिण भारत में होने वाली मानसून पूर्व मानसून वर्षा है। तीसरा दिया हुआ तरबूज खरबूज जायद की मौसम की फसल है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर यहाँ लगा रखा होगा, और इसमें जिन लोगों ने लगाया है बी उनका बिल्कुल सही है। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करेंगे तो वेस्टर्न क्या होता है, जेट स्ट्रीम की वजह से ये आता है, मेडिटेरियन से इससे जलवायु उठती है, मतलब वहाँ से लो प्रेशर का जोन रहता है ना, तो वहाँ से उठती है और हमारे तरफ आके बारिश होता है, क्योंकि उस दौरान होता है कि हमारे वहाँ हाई प्रेशर बना रहता है, तो वहाँ से उठती हवाएं हमारी तरफ आती हैं तो बारिश करती हैं। थोड़ी मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बर्फबारी भी देखने के लिए मिलती है। तो हमारा पहला कथन तो सही है। जो ओस अमन और बोरो दिया हुआ है, ये दक्षिण भारत में होने वाली पूर्व मानसून वर्षा नहीं है, ये क्या है, राइस की एक वैरायटी है, और ये कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल में। अगर देखेंगे तो ये वर्षा की एक मतलब प्रजाति है, वर्षा की नहीं, धान की एक प्रजाति है राइस की। तो हमारा दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा देखेंगे तरबूज खरबूज जो जायज़ मौसम की खरीफ फसलें हैं, तो हमारा 1 और 3 करेक्ट हो जाता है, बी आंसर करेक्ट होगा। उम्मीद है सभी लोगों ने इसको सही लगा लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, हिमालय की उत्तरी ढालों पर दक्षिण ढालों की तुलना में अधिक वनस्पति सघनता पाई जाती है। जबकि दूसरा दिया हुआ है, नीलगिरी अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को 16 फॉरेस्ट कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर। अगर हम हिमालय की बात करें तो इसकी उत्तरी ढाल में जो है वो दक्षिण ढाल की तुलना में अधिक सघन वन वनस्पति पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है, उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे। जब आप हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय की उत्तरी ढाल पे क्या होता है, कम वनस्पति पाई जाती है। क्या रीजन है कम वनस्पति पाए जाने की, यहाँ की पहली बात तो तापमान कम है, दूसरा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे वनस्पति के उगने की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं निर्मित हो पाती हैं। वहीं अगर दक्षिणी ढाल की बात करेंगे तो दक्षिणी ढाल में आप देखेंगे हमारे उत्तर पूर्व में यहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। वहीं अगर देखेंगे हमारे मतलब भारत में यहाँ पे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर रीजन में, पश्चिमी रीजन में, हिमालय के पश्चिमी दक्षिण पश्चिम रीजन में, तो यहाँ पे इसकी तुलना में पूर्वी तुलना में कम डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि तिब्बत रीजन में कहाँ ये। दूसरे कथन की बात करें तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरे कथन की बात करें, नीलगिरी अन्नामलाई पालिनी पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय 16 वन पाए जाते हैं। तो बताइए सही है। अगर आप यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे नीलगिरी में, अन्नामलाई में, पालिनी पहाड़ियों में
यहाँ पे मिलता है। 1500 मीटर से ऊंचाई पे 16 फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये कौन से होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट होते हैं, इसी इनको 16 कहते हैं, 16 फॉरेस्ट कहते हैं। हमारा सही आंसर यहाँ पे बी हो गया। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, लाल मृदा में चूना, मैग्नीशियम, फॉरेस्ट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जबकि 2 दिया हुआ है, वन मृदा ह्यूमस से अत्यंत समृद्ध होता है लेकिन इनमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आप पहले कथन की बात करेंगे, यहाँ पे जो लाल मृदा होती है इनमें चूना, साथ ही मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। आप लाल मृदा की बात करेंगे तो यहाँ पे चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जबकि दूसरे कथन की बात करें वन मृदा में, तो वन मृदा में ह्यूमस की अत्यंत समृद्धि होती है लेकिन इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें हमारा सी आंसर करेक्ट है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। लाल मृदा में क्या होता है? चूना आप देखेंगे, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन इन और ह्यूमस की कमी होती है और इन सब में अधिकता होती है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी मिल रही है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि, चलिए छोड़िए उस चीज़ को बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले वनों के एक प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, यह देश के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ 70 से 100 सेमी के बीच वर्षा होती है। किस वन, किसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे? भारत में पाए जाने वाले वनों के प्रकार। अब कुछ विशेषताएं उसकी दी गई हैं। यह देश के उन भागों में पाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से ये फॉरेस्ट हैं। जैसे कि दिया है यहाँ पे 70 से 100 सेमी वर्षा के मध्य वर्षा होती है। ये वन प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों और उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। कुछ और भी वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि इनमें तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर और एक्सलवुड आदि इन वनों की विशेषताएं हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है ए, बिल्कुल सही बात है। आप अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार का रीजन, मान लीजिए यूपी हो गया और इसके पास यहाँ पे बिहार हो गया, बिहार के इन रीजनों में अगर बात करेंगे तो कौन सा शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे ही इधर जाएंगे थोड़े से बीच में तो यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से गंगा निकलती है और गंगा और उसकी कुछ सहायक नदियों को जैसे जलवाष्प अधिक मात्रा में होता है तो वहाँ पर आर्द्र हो जाता है। लेकिन इस सारी विशेषताएँ किसकी है? शुष्क पर्णपाती वन का है। तो हमारा सही आंसर हो गया ए। हम लोगों ने पहले देख रखा था कि अगर 100 से 200 सेंटीमीटर होता है बारिश जिस रीजन में तो उसको क्या कहते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन। वहीं शुष्क की बात करें तो 75 से 100 सेमी जहाँ बारिश होता है तो उसको शुष्क कहते हैं। तो हमसे पूछा गया था 75 से 100 के मध्य, हमारा इसलिए हो जाएगा शुष्क। ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो इन पौधों को मतलब प्रजातियों को पहचान करके लगा लीजिए, या फिर आप क्लाइमेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं वर्षा की मात्रा के हिसाब से। तो आप जिस मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं कर लीजिए। तो आप यहाँ बताइए आर्द्र सदाबहार वन के लिए कितने सेंटीमीटर बारिश चाहिए? आर्द्र सदाबहार वन के लिए हमने से बताया था कि 200 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्र सदाबहार वन। वहीं अगर बात करें केवल सदाबहार वन के तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो उसको क्या कहेंगे? सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार के लिए 50 सेंटीमीटर कम हो जाता है, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तो उसको अर्ध सदाबहार वन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया भारत की जलवायु परिस्थितियाँ निम्नलिखित में से किन कारकों से प्रभावित होती हैं? भारत की जलवायु परिस्थितियाँ, जैसे कि एक दिया हुआ है वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, 2 दिया हुआ है ऊपरी वायु परिसंचरण, 3 दिया हुआ है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और 4 दिया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो बताइए आपसे इनमें से पूछा गया आपसे कि भारत की जलवायु परिस्थितियाँ किन कारणों से प्रभावित होती हैं? ये कौन कौन से कारक हैं? क्या इनमें से सभी कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर आप देखेंगे वायु दशाएं एवं धरातलीय पवनें तो ये बिल्कुल इफेक्ट डालती हैं। आप लोग देखेंगे शीत ऋतु में हवाएं कैसे चलती हैं? स्थल से सागर की तरफ। वहीं अगर ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे तो सागर से ओशियन के मतलब स्थलखंड की तरफ चलती हैं, तो ये इम्पैक्ट डालती हैं। बिल्कुल सही बात है। ऊपरी वायु परिसंचरण ये भी बिल्कुल डालती हैं। ITCZ आप देखेंगे शीत ऋतु में क्या होता है? हमारे हिमालय के उधर चला जाता है या आ जाता है स्थलखंड पे। बिल्कुल शीत ऋतु में देखेंगे दक्षिण की तरफ चला जाता है ITCZ खींच के, और वहीं ग्रीष्म ऋतु को देखेंगे तो हिमालय के पार निकल जाता है ये। तो ऊपरी वायु परिसंचरण ये बिल्कुल इम्पैक्ट डालता है। और तीसरे कथन की बात करें पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, तो ये भी शीत ऋतु में बारिश कराता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो आप देखें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल इन रीजन में बारिश देखने के लिए मिलता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। तो जिन लोगों ने इसमें डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। आपने अगर डी लगाया था तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए
अगला आपसे पूछा गया है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें कोयले के दहन से वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो कोयले के दहन से उत्सर्जित होती हैं एटमॉस्फेयर में। जैसे दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी गैसें हैं जो कोयले के दहन से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, जब आप कोयले को जलाएंगे और अच्छी तरीके से नहीं जलती हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, तो ये बिल्कुल सही है, रिलीज हो गई। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे तो आपके घरों में जो एसी फ्रिज होंगे उनमें से रिलीज होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये कोयले के दहन से नहीं होता है। और यहाँ पे ओजोन जो दिया हुआ है ये प्राइमरी पॉल्यूटेंस नहीं है, पहली बात तो ये सीधे रिलीज नहीं होता है, दो पॉल्यूटेंस के मिलने से होता है, तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो बिल्कुल होता है सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये भी होता है। तो हमारा यहाँ पे सही हो गया 1 4 5, 1 4 5 बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए इतना देखने के लिए धन्यवाद।